नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के पीछे की राजनीति पर एक बहुत ही बेबाक और कह सकते हैं कि एक विवादास्पद नजरिया पेश करता है। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन है इस स्रोत की गहराई में उतरना। ये सिर्फ आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के बारे में नहीं है। इस ट्रांसक्रिप्ट का जो मूल दावा है वो ये है कि ये संस्थाएं जिन्हें हम वैश्विक मददगार के रूप में जानते हैं, असल में पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका के लिए दुनिया पर नियंत्रण रखने के शक्तिशाली हथियार हैं। और ये स्रोत कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रहा। इसका कहना है कि ये सब कुछ एक सोची समझी लगभग 200 साल पुरानी योजना का हिस्सा है, जिसकी नींव ब्रेटन वुड्स समझौते के साथ रखी गई थी। तो चलिए इस पूरी कहानी को खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि ये नजरिया दुनिया को किस तरह से देखता है। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये स्रोत एक बहुत ही बोल्ड नजरिया पेश करता है। इसका मानना है कि ये सब कोई हादसा नहीं बल्कि दुनिया के 5 मालिकों की, मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन की एक सोची समझी योजना है। ये एक ऐसा दावा है जो ज्यादातर आर्थिक इतिहासकार नहीं करते, इसलिए इसे समझना और भी दिलचस्प हो जाता है। तो मतलब हम आज एक तरह से एक वैकल्पिक इतिहास या एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की चीरफाड़ करने वाले हैं। आप ऐसा कह सकते हैं। हम देखेंगे कि इस नजरिए के मुताबिक ये नियंत्रण वोटिंग पावर से लेकर कर्ज की शर्तों और व्यापार के नियमों तक कैसे काम करता है। ठीक है, तो इस कहानी की शुरुआत होती है ब्रेटन वुड्स से। स्रोत का कहना है कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, WTO और ये जो स्विफ्ट कोड है, ये सब अचानक नहीं बने बल्कि एक बड़े आर्किटेक्चर का हिस्सा थे। ये विचार ही अपने आप में काफी बड़ा है। हाँ, इस ट्रांसक्रिप्ट में जो तर्क दिया गया है वो यही है कि इन सभी संस्थाओं को एक खास मकसद के साथ डिजाइन किया गया था, वैश्विक नियंत्रण के अलग अलग पहलुओं को संभालने के लिए। हर एक की अपनी एक तय भूमिका थी। क्या भूमिका थी? मतलब कागज पर तो इनका काम देशों की मदद करना है, लेकिन इस वीडियो के मुताबिक इनका असली काम क्या था? देखिए, अगर हम इस ट्रांसक्रिप्ट की माने तो इनके काम कुछ इस तरह बांटे गए थे। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक तरह के इमरजेंसी रूम था। इमरजेंसी रूम? हाँ, जब कोई देश आर्थिक रूप से बिल्कुल टूटने की कगार पर हो तो उसे बचाने के लिए फंड देना, लेकिन अपनी शर्तों पर। और वर्ल्ड बैंक को एक लॉन्ग टर्म खिलाड़ी के तौर पर बनाया गया। विकास के नाम पर कर्ज देना, जैसे सड़क, बांध, बिजली घर बनाने के लिए। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का काम था दुनिया के व्यापार के नियम बनाना। अच्छा। और ये तय करना कि कौन क्या और कैसे बेचेगा। और आखिर में स्विफ्ट कोड, जो बैंकों के बीच पैसे के लेन देन का सिस्टम है, उसे एक किल स्विच की तरह डिजाइन किया गया है। किल स्विच, ये तो बहुत ही गंभीर शब्द है। बिल्कुल, मतलब अगर आप किसी देश से नाराज हैं तो आप उसे स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर सकते हैं और वो देश रातों रात वैश्विक अर्थव्यवस्था से कट जाएगा। न वो कुछ खरीद पाएगा न बेच पाएगा। तो इस नजरिए से देखें तो ये मदद का नहीं बल्कि नियंत्रण का एक पूरा इकोसिस्टम है। वाह, तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम बताया जा रहा है। यहाँ पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि ये नियंत्रण असल में काम कैसे करता है। स्रोत इसके कुछ ठोस उदाहरण भी देता है ना? जी, और यहीं पर यह कहानी सिर्फ एक थ्योरी से आगे बढ़कर आंकड़ों और नियमों की दुनिया में उतरती है। स्रोत नियंत्रण के 2 मुख्य हथियारों पर जोर देता है। पहला है वोटिंग शेयर और दूसरा है कर्ज के साथ आने वाली शर्तें। ठीक है, तो पहले वोटिंग शेयर को समझते हैं। ये कैसे काम करता है? सुनने में तो ये बहुत लोकतांत्रिक लगता है कि सब देश मिलके वोट करते हैं। देखने में लगता है, पर स्रोत का तर्क है कि ये एक भ्रम है। उदाहरण के लिए वर्ल्ड बैंक को लेते हैं। स्रोत के मुताबिक वहां अमेरिका की हिस्सेदारी 37% है। अब नियम यह है कि कोई भी बड़ा लोन पास करने के लिए 70% वोटों की जरूरत होती है। गणित सीधा है। मतलब अगर अमेरिका ना कह दे तो बाकी पूरी दुनिया मिलकर भी सिर्फ 63% वोट ही जुटा पाएगी। यानी अमेरिका के पास एक अघोषित वीटो पावर है। बिल्कुल, और यहाँ एक छोटी सी तकनीकी बात जोड़ना चाहूंगा। स्रोत वोटिंग पावर को थोड़ा सरल करके बताता है। असल में अमेरिका की हिस्सेदारी आज करीब 15.5% है, लेकिन खास और बड़े फैसलों के लिए 85% वोटों की सुपर मेजॉरिटी चाहिए होती है। अच्छा, तो नतीजा वही है। 15% से ज्यादा हिस्सेदारी होने के कारण अमेरिका के बिना कोई बड़ा फैसला नहीं हो सकता। तो स्रोत का जो मूल तर्क है वो बना रहता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब नाम वर्ल्ड बैंक है लेकिन चाबी अमेरिका के पास है। आईएमएफ में भी क्या यही कहानी है? लगभग यही।
वहां भी अमेरिका की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है और बड़े फैसलों पर उसका वीटो चलता है। तो इस ट्रांसक्रिप्ट का जो खरसीन तर्क है वो ये है कि जब तक अमेरिका ना चाहे, किसी देश को इन संस्थाओं से मदद नहीं मिल सकती, चाहे उसकी हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं असल में कुछ ही देशों के हितों को साधने वाला एक उपकरण बन सकती हैं। ये तो परिभाषा ही बदल देता है। और स्रोत इस बात को साबित करने के लिए कुछ उदाहरण भी देता है। खासकर पाकिस्तान का। हाँ, पाकिस्तान का उदाहरण बहुत ही नाटकीय तरीके से पेश किया एक गया है। वीडियो में बताया गया है कि एक समय पाकिस्तान को 6 महीने से IMF से लोन नहीं मिल रहा था, वो चक्कर काट रहा था। लेकिन जैसे ही उसने भारत में पहलगाम हमला किया, उसे फौरन लोन दे दिया गया। एक मिनट, लेकिन क्या ये तर्क थोड़ा ज्यादा सरल नहीं है? क्या ये संभव नहीं है कि लोन की टाइमिंग का हमले से कोई लेना देना न हो और ये सिर्फ एक संयोग हो? स्रोत इस संभावना को कैसे खारिज करता है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। स्रोत यहाँ पर सीधे तौर पर कोई सबूत पेश नहीं करता है, बल्कि वो दो घटनाओं को एक साथ रखकर एक पैटर्न की ओर इशारा करता है। उसका तर्क ये है कि ये संयोग बार बार पश्चिमी देशों के भू राजनीतिक हितों के साथ मेल खाता है। वो इसे एक राजनीतिक हथियार के तौर पर पेश करता है, जहां कर्ज का इस्तेमाल इनाम या सजा देने के लिए किया जाता है। और हाल का भी एक उदाहरण है जिसमें शर्तें और भी अजीब थीं। जी, हाल ही में जब पाकिस्तान फिर से लोन मांगने गया तो IMF ने शर्त रखी कि वो अपनी सरकारी एयरलाइन यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बेचे। और वजह क्या बताई? कि उसके 50% पायलट फर्जी हैं। अब यहाँ पर देखने वाला नजरिया ये है कि एक बाहरी संस्था किसी देश को ये कैसे बता सकती है कि वो अपनी राष्ट्रीय संपत्ति बेचे? ये तो संप्रभुता पर सीधा हमला है। मतलब मदद के नाम पर आप किसी देश की पूरी आर्थिक नीति को अपनी मर्जी से मोड़ सकते हैं। ये तो एक अलग ही लेवल का कंट्रोल है, और ये सिर्फ राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं है ना। भारत में बिहार का भी जिक्र है। हाँ, स्रोत बताता है कि बिहार सरकार को नहर बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन मिला। ये उदाहरण ये दिखाने के लिए है कि इन संस्थानों की पहुंच कितनी गहरी है। ये सिर्फ देशों की राजधानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्यों और जमीनी स्तर की परियोजनाओं तक इनकी पकड़ है। ये अविश्वसनीय है। तो पैसों और व्यापार के बाद नियंत्रण का तीसरा बड़ा हथियार है टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, और यहाँ WTO के बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के नियमों का जिक्र आता है, खासकर दवाइयों के मामले में। हाँ, पेटेंट वाला मामला। इसका तर्क तो ये दिया जाता है कि अगर कंपनियों को 20 साल का पेटेंट नहीं मिलेगा तो वो नई दवाओं पर रिसर्च करने के लिए अरबों डॉलर क्यों खर्च करेंगे? और ये तर्क अपनी जगह सही भी है, लेकिन इस कहानी का जो पक्ष ये स्रोत रखता है वो इसका स्याह पहलू है। इसका आरोप है कि इस नियम का इस्तेमाल जीवन रक्षक दवाओं की कीमतें आसमान पर पहुंचाने के लिए किया गया। क्योंकि 20 साल तक एक ही कंपनी की मोनोपोली होती है तो वो अपनी मनमानी कीमत वसूल कर सकती है। और इसका कोई असली उदाहरण दिया गया है? हाँ, एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण है। एक मरीज का जिक्र है जिसे एक खास बीमारी के लिए हर महीने 1.25 से 1.5 लाख रुपए की दवा खरीदनी पड़ती थी। आप सोच सकती हैं कि भारत जैसे देश में कितने लोग इतना खर्च उठा सकते हैं? लगभग कोई नहीं। तो फिर भारत ने इसका सामना कैसे किया? ये कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। यहाँ पर भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति की तारीफ की गई है। स्रोत के अनुसार तत्कालीन प्रधानमंत्री शायद अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह ने संसद से एक विशेष कानून पास करवाया। इस कानून ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहा कि जो दवाइयां जीवन बचाने के लिए जरूरी हैं, उन्हें मानवता के आधार पर इस 20 साल के पेटेंट नियम से बाहर रखा जाएगा। और इसका असर क्या हुआ? असर जमीन आसमान का था। इस कानून के पास होते ही भारतीय कंपनियों ने उस दवा का जेनेरिक संस्करण बनाना शुरू कर दिया। नतीजा, वही 1.5 लाख रुपए महीने वाली दवा आज सिर्फ 8,000 रुपए में उपलब्ध है। 1.5 लाख से 8,000 रुपए, ये अंतर तो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। बिल्कुल, और स्रोत यही दिखाना चाहता है कि ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इंसानी जिंदगियों का सवाल है। इसी तरह का एक और उदाहरण दिल में लगने वाले स्टेंट का दिया गया है। पहले जिसकी कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए तक होती थी, मोदी सरकार के हस्तक्षेप और प्राइस कैपिंग के बाद आज वही स्टेंट 15,000 रुपए में मिलता है। तो ये साफ है कि कैसे वैश्विक नियम स्थानीय स्तर पर लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल बन सकते हैं। लेकिन स्रोत सिर्फ व्यापार के नियमों पर ही नहीं रुकता। एक और दिलचस्प जाल का जिक्र है जिसे सर्विस ट्रैप कहा गया है। ये क्या है? यह एक बहुत ही चालाकी भरा बिजनेस मॉडल है जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। स्रोत एक MRI मशीन का उदाहरण देता है। मान लीजिए एक अस्पताल ने 7 करोड़ रुपए में एक MRI मशीन खरीदी। सौदा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। वो कैसे? मशीन तो खरीद ली, लेकिन मशीन का रखरखाव कौन करेगा?
स्रोत के अनुसार अनुबंध में ये शर्त होती है कि आप उस मशीन को किसी और से ठीक नहीं करा सकते। आपको उसी कंपनी को बुलाना होगा जिसने उसे बेचा है, और इसके लिए वो कंपनी हर साल कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर 40 लाख रुपए लेती है। क्या मतलब 7 करोड़ की मशीन खरीदने के बाद हर साल 40 लाख का एक स्थायी खर्चा और बन गया? ये तो एक तरह की तकनीकी गुलामी हो गई। स्रोत इसे यही कहता है। ये एक सतत आय का स्रोत है, जहां उत्पाद बेचने के बाद भी कंपनी सालों साल आपसे पैसा वसूलती रहती है। ये एक ऐसा जाल है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। तो हमने देखा कि कैसे आर्थिक और तकनीकी स्तर पर नियंत्रण काम करता है, लेकिन स्रोत का कहना है कि ये लड़ाई अब एक नए मैदान पर भी लड़ी जा रही है, और वो है पब्लिक परसेप्शन और सोशल मीडिया। इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण पुतिन की भारत यात्रा से जुड़ा है। हाँ, और ये दिखाता है कि ये खेल अब कितना बहुआयामी हो गया है। ये सिर्फ सरकारों और संस्थाओं के बीच नहीं है, बल्कि अब आम लोगों की राय को भी प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। तो किस्सा क्या है? किस्सा ये है कि जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत आए और प्रधानमंत्री मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट गए, तो अचानक ट्विटर पर मोदी जी के फॉलोअर्स की संख्या गिरने लगी। ये तो अजीब बात है। इसका क्या कारण बताया गया? इस वीडियो में दावा किया गया है कि ये प्रो अमेरिका लोग और बॉट्स थे, जिन्होंने रूस के साथ भारत की बढ़ती नजदीकी के विरोध में प्रधानमंत्री को अनफॉलो करना शुरू कर दिया। ये एक तरह का डिजिटल या सांकेतिक विरोध था, ये दिखाने के लिए कि हमें पसंद नहीं आ रहा। तो ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका हुआ। बिल्कुल। स्रोत तो यहाँ तक सुझाव देता है कि पुतिन को एक दिन और रुकना चाहिए था, सिर्फ ये संदेश देने के लिए कि भारत और रूस के संबंध मजबूत हैं और वे इस तरह के डिजिटल दबावों की परवाह नहीं करते। ये दिखाता है कि स्रोत इन घटनाओं को अलग थलग नहीं, बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक शतरंज के खेल की चालों के रूप में देखता है। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें, तो इस स्रोत ने वैश्विक वित्तीय व्यवस्था पर एक बहुत ही अलग और आलोचनात्मक तस्वीर पेश की है। बिल्कुल। मुख्य बातें ये हैं, ब्रेटन वुड्स संस्थानों का एक प्लान के तहत निर्माण, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में अमेरिकी वीटो पावर, कर्ज के साथ राजनीतिक शर्तें लगाना और व्यापार और पेटेंट नियमों का इस्तेमाल करके आर्थिक और तकनीकी नियंत्रण। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि ये स्रोत इन वैश्विक संरचनाओं को केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सभ्यता और सत्ता के संघर्ष के रूप में देखता है। ये सिर्फ आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के काम करने के तरीके की कहानी नहीं है। ये इस बारे में है कि दुनिया के नियम कैसे बनाए जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ये नियम किसके फायदे के लिए बनाए जाते हैं। सही कहा। ये स्रोत एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करता है जहां आर्थिक मदद और विकास के चमकते नारों के पीछे अक्सर गहरे राजनीतिक और रणनीतिक हित छिपे होते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हमेशा उतना सीधा और सरल होता है जितना दिखता है, या उसके पर्दे के पीछे सत्ता का एक बहुत ही जटिल खेल चल रहा होता है। और ये सवाल आज के दौर में और भी प्रासंगिक हो जाता है, जब दुनिया एक बार फिर से बहुध्रुवीय हो रही है और नए आर्थिक गठजोड़ बन रहे हैं। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहेंगे। इस स्रोत में बताए गए वैश्विक आर्थिक ढांचे और उसके नियंत्रण के तरीकों को देखते हुए भविष्य में भारत जैसे विकासशील देशों के लिए आत्मनिर्भरता और ब्रिक्स जैसे वैकल्पिक गठबंधनों का क्या महत्व हो सकता है, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।